सभी को नमस्ते। लॉ एंड सोसाइटी के पिछले 2 वीडियोज़ में आज तक हमने ये जाना है एफआईआर क्या होती है और एफआईआर दर्ज कैसे करवाते हैं। दूसरे वीडियो में हमने ये समझा था कि यदि पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर को दर्ज नहीं करते हैं तो हमारे पास कानूनन क्या सहूलियतें हैं। इन सब चीज़ों को मैंने दूसरे वीडियो में डिस्कस कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। एफआईआर क्या होती है वो आप समझ गए। एफआईआर दर्ज ना हो तो हमें क्या करना है वो भी हम समझ गए हैं। अब यहाँ देखना है कि एक बार जब एफआईआर दर्ज हो गई फिर क्या होता है। कानून में कहते हैं कि एफआईआर जो होता है वो क्रिमिनल लॉ को के मोशन को सेट करता है। अंग्रेजी में कहते हैं कि एफआईआर सेट्स द क्रिमिनल लॉ इन मोशन। मतलब एफआईआर दर्ज होने के बाद क्रिमिनल लॉ में आगे की कार्रवाई जारी होती है, आगे की कार्रवाई शुरू होती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है जिसको ये जांच का जिम्मा दिया जाता है, अब वो क्या क्या करते हैं और कैसे करते हैं उसको हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब एफआईआर दर्ज होती है उसके बाद क्रिमिनल केस में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है सबसे पहले वो स्पॉट पे पहुंचते हैं। स्पॉट पे पहुंचने के बाद वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को की जांच करते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि अगर कोई मर्डर हो गया, सबसे पहले एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ऑफिसर वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे घटना की जांच शुरू करेंगे। सबसे पहले वो वहाँ के लोगों से पूछताछ करेंगे, उनमें कई लोगों को गवाह बनाएंगे जिसको विटनेस कहते हैं। इनका स्टेटमेंट 161 सीआरपीसी में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद से वो वहाँ से मटेरियल कलेक्ट करेंगे। मटेरियल कलेक्शन में क्या क्या हो सकता है, अगर मान जाओ वहाँ पे जो बॉडी रिकवर होती है तो उसका पंचनामा करते हैं, फिर उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, फिर उसकी पोस्टमार्टम कराई जाती है, फिर डॉक्टर से उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लिया जाता है। यदि एक उदाहरण मान लेते हैं कि किसी ने किसी को गोली मार दी, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता है कि इनकी मृत्यु गोली लगने से हुई है, तो पुलिस ऑफिसर वहाँ से घटनास्थल से वो जो गोली के कारतूस के जो खोखे होते हैं, जो उसके सेल्स होते हैं वो कलेक्ट करते हैं। फिर जो एक्यूज्ड होता है उसके अरेस्ट का प्रयास करते हैं, जो सस्पेक्ट्स होते हैं उनको इंट्रोगेट करते हैं, और जो विटनेसेस होते हैं जिन्होंने ये घटना होते हुए देखा है उनके बयान को रिकॉर्ड करते हैं और उनको विटनेस बनाते हैं। यदि कोई आई विटनेस है तो उसको आई विटनेस की कैटेगरी में उसके बयान लिए जाते हैं 161 सीआरपीसी में, और उनसे डिटेल में तफसील से ये बातें पूछी जाती है कि आप उस समय कहाँ थे और आपने क्या क्या देखा। एक 161 सीआरपीसी के बयान में अगर आई विटनेस है तो वो ये बताएगा कि मैं वहाँ पे खड़ा था और एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आया और दूसरा व्यक्ति जो वहाँ मेरे बगल में खड़ा होके कोई दुकान पे खड़ा होके कोई सामान ले रहा था। दो लोग मोटरसाइकिल से आए, दोनों लोगों ने दो तरफ से उसे घेर लिया और उसमें से एक व्यक्ति ने, जो कि उसकी कदकाठी बताएगा, उसके हो सकता है अगर उसको याद हो तो उसके पहने हुए कपड़े बताएगा, और यदि वो उसको पहचानता है तो ये बताएगा कि ये अमुक व्यक्ति था जिसने इस व्यक्ति को गोली मारी। अब पुलिस को ये साबित करना है कोर्ट में, प्रोसिक्यूशन का जब केस बनाएगी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद, उसको कोर्ट में ये साबित करना है कि गोली चली और गोली चलाई इस व्यक्ति ने, और इस कंस्पिरेसी में ये लोग शामिल थे और इन्होंने प्लान करके इस पे गोली चलाई है और जिससे इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो इसमें इस जांच में कई स्टेप्स में पुलिस अपनी जांच को कंप्लीट करती है। सबसे पहले तो मौके की जांच करती है, वहाँ से उनको जो भी एविडेंसेस मिलते हैं उसको कलेक्ट करती है। जैसे गोली के सेल्स हो सकते हैं, कार्ट्रिजेस के सेल्स हो सकते हैं, वहाँ पे लोगों के बयान हो सकते हैं। अगर कोई वहाँ पे मिट्टी में खून गिरा है तो वो खून को पुलिस कलेक्ट करती है। अब इन सब चीज़ों को पुलिस कलेक्ट करने के बाद क्या करती है, एक तो ये पहलू है कि वहाँ पे जो भी लोग थे उन्होंने जो कुछ भी देखा उनके बयान पुलिस दर्ज करती है। दूसरा, जो भी मटेरियल पुलिस कलेक्ट करती है उसको पुलिस सील करती है और अपने माल खाने में जमा करवाती है, और उसके बाद उन सब चीज़ों को पुलिस एफएसएल के जाँच के लिए भेजती है। अब एफएसएल जाँच से क्या साबित होता है, जैसे कि ये कारतूस जो है वो ये जो बॉडी से रिकवर हुई है उसकी थी, या फिर ये जो खून है ये उस व्यक्ति की थी जो कि विक्टिम था। तो इस तरह की पुलिस अपनी जांच को अग्रसरित करती है, और जितनी भी पुलिस जांच करती है पुलिस उन सब चीज़ों का मेमो बनाती है। यदि इस घटना में पुलिस किसी को अरेस्ट करती है
तो उसको अरेस्ट करने का मेमो बनाती है कि इस मेमो के जरिए मैंने इस अमुक व्यक्ति को अरेस्ट किया जो कि इस केस में अक्यूज्ड है या सस्पेक्ट है। दूसरा, जब पुलिस जितने लोगों के स्टेटमेंट्स लेती है उनको 161 CRPC के स्टेटमेंट्स लेती है, जिसमें वो बताते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे यहाँ से बंदूक खरीदी थी, या फिर इस व्यक्ति में वहाँ पे खड़ा था और इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को गोली मार दी, या ये व्यक्ति दोनों हमारे यहाँ इस होटल में ठहरे हुए थे, तो उस होटल के रिसेप्शनिस्ट के बयान, अगर वहाँ कोई CCTV फुटेज मिलती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मिलती है, उन सब चीज़ों को पुलिस रिकॉर्ड करती है और जो भी मटेरियल पुलिस रिकॉर्ड करती है उनकी पुलिस मेमो बनाती है। मेमो बनाने के बाद इन सब चीज़ों को पुलिस अपने चार्जशीट में शामिल करती है और इस चार्जशीट को पुलिस अब कोर्ट में पेश करती है। अब इसमें इस चार्जशीट में जो स्टेटमेंट देने वाले लोग होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। कुछ तो गवाह हो सकते हैं, कई लोग कुछ गिरफ्तारी के गवाह होते हैं, जैसे पुलिस जब अरेस्ट करती है तो उन्हें 2 विटनेस लेने होते हैं इंडिपेंडेंट, और कई केसेस में जब पुलिस को इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं मिलता है तब पुलिस वाले ही उस विटनेस का काम करते हैं और विटनेस में अपने हस्ताक्षर करते हैं। इन सारे लोगों को जो भी उन मेमोज़ को सर्टिफाई करते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स देते हैं या फॉरेंसिक लैब में ले जाते हैं, फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट ले आते हैं, फॉरेंसिक लैब में जांच करने वाला डॉक्टर, इन सब को अपने डॉक्यूमेंट्स को और अपने स्टेटमेंट्स को कोर्ट में आके टेस्टिफाई करने पड़ता है। पुलिस के सामने दी गई कोई भी स्टेटमेंट की एविडेंसरी वैल्यू नहीं है या बहुत ही कम है। पुलिस के सामने दी गई 161 CRPC के बयान हो या अन्य कोई भी बयान हो, इसकी एविडेंसरी वैल्यू बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ पुलिस के जांच के दिशा को आगे बढ़ाती है। आगे यहाँ पे फिर जब उन स्टेटमेंट्स को जब कोर्ट बुलाती है गवाहों को और उसको टेस्टिफाई करते हैं, हाँ जी मैं वहाँ पे खड़ा था और मैंने, एक बार तो पुलिस ने स्टेटमेंट ले लिया, फिर उसी स्टेटमेंट को व्यक्ति कोर्ट में कटघरे में खड़ा होकर टेस्टिफाई करता है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा जब क्रिमिनल ट्रायल के डिस्कस करेंगे। कोर्ट में वो आके बताएगा कि हाँ साहब अमुक दिन मैं यहाँ पे खड़ा था, अमुक 2 लोग आए जिनमें एक की कदकाठी ऐसी थी, नाम जानेगा तो नाम बताएगा, फलाने गाड़ी से आए थे और ये व्यक्ति वहाँ पे खड़ा था जिसको इन्होंने गोली मार दी, 1 गोली मार दी, 2 गोली मार दी, 3 गोली मार दी, जितना भी उसने देखा होगा और पुलिस को बताया होगा उसी को वो आके कोर्ट में अपनी टेस्टिमनी देगा। फिर उसके बाद से जो डिफेंस के वकील साहब होते हैं वो उसके टेस्टिमनी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसके क्रेडिट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको ये साबित करने के लिए कि झूठे बयान दे रहा है, वो उसको क्रॉस एग्जामिन करते हैं, जो कि आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे। उसी तरीके से जो कोई मेडिकल एक्सपर्ट होगा जिसने पोस्टमार्टम की होगी वो बताएगा कि हाँ इतने बजे इस फलाने कांस्टेबल ने या इस ऑफिसर ने इस व्यक्ति को मेरे पास लेके आया था और उस समय या तो वो मृत था, या फिर ये कहेंगे कि मैंने इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, मैंने उसका इलाज किया था, मैंने उसकी बॉडी से ये गोलियां निकाली थी, उसकी जो गोली थी वो उसको कहाँ लगी थी, घाव कितना बड़ा था, इंजरी कैसे सस्टेन हुई, ये सारी चीज़ें बताएंगे। FSL के जांच में खून की रिपोर्ट्स जब हम भेजते हैं, खून कलेक्ट किया उन्होंने मिट्टी से, तो वो बताएंगे कि हाँ जी ये खून मेरे पास अमुक व्यक्ति लेके आया था, मैंने इस खून की जांच की और मैंने ये पाया कि ये इसी व्यक्ति का खून है, वो मजरूब का खून है जिसकी हत्या हो गई, उसका खून, मकतूल का खून है, तो वो ये बताएंगे। उसी तरीके से जो बैलिस्टिक एक्सपर्ट होगा जो FSL की जांच में, वो ये बताएगा अगर एक्यूज को अरेस्ट करते हैं फिर उसके बताने पे हम हथियार जब्त करते हैं, फिर वो पुलिस हथियार जब्त करती है, हथियार जब्त करने का भी सीजर बनाती है, फिर उस हथियार और गोली के जो सेल्स होते हैं या फिर गोली जो रिकवर हुई, इन सब चीज़ों को FSL जांच के लिए भेजी जाती है। FSL जांच में फिर FSL के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये बताते हैं कि हाँ इस फलाने पिस्तौल से ही ये गोली चली है। ये तो एक स्टेटमेंट हो गई, परंतु उनको इस स्टेटमेंट को फिर से टेस्टिफाई करना पड़ेगा आके कोर्ट में, और जब कोर्ट में वो स्टेटमेंट टेस्टिफाई करेंगे तभी उसकी एविडेंसरी वैल्यू हो सकती है। तो पुलिस के जांच कैसे होती है उसके बारे में ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी। अगर आपको किसी अन्य एग्जाम्पल पे, जैसे चीटिंग के केस में पुलिस कैसे जांच करती है या फिर किसी अन्य केस में पुलिस कैसे जांच करती है, किन किन चीज़ों को सीज करती है, किन किन चीज़ों को अरेस्ट करती है, सीजर का और अरेस्ट का पावर कोर्ट पुलिस को है, तो ये सब बातें अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।